नमस्कार। आज हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन में अब डचों को पढ़ेंगे। कल हम लोग पुर्तगाल पढ़े थे, आज हम डच पढ़ेंगे। तो पुर्तगाल के बाद जो कंपनी भारत आई वो डच आई। ये यूरोपियन कंपनी क्यों आते थे? ये इसलिए आते थे कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए था या यूरोप के बाज़ारों में बेचने के लिए तो था ही, और भी छोटे छोटे उपनिवेश चाहिए थे जहाँ से कच्चा माल प्राप्त हो सके, मजदूर प्राप्त हो सके, जहाँ बाज़ार प्राप्त हो सके। इसलिए ये सब यूरोपीय कंपनियाँ जो हैं तो भारत आती थी। मतलब एशिया में या अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में सब गए। तो हमारे इतिहास में भारत में जो यूरोपीय कंपनी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डच। तो पहला डच यात्री कौन था? पुर्तगाल के बाद कौन आया? डच है। पुर्तगाल पहले पढ़ चुके हैं, डच है। पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। अब सुमात्रा कहाँ है? सुमात्रा है यहाँ, ये हो गया इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में सुमात्रा, ये सुमात्रा द्वीप दिख रहा होगा, ये सुमात्रा है। यहाँ सबसे पहले पहुँचा था, एक यात्री के तौर पर पहुँचा था, कोई कंपनी नहीं आई थी। 1596 में कार्नेलियन हाउटमैन एक यात्री के तौर पर पहुँचा था। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या कोठी यानी कि फैक्ट्री, कोठी को उन लोग फैक्ट्री को लोग कोठी कहते थे। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। अब ये भारत है और ये है केरल, ये है तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहला जो व्यापारिक कोठी था तो मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम यहाँ पर था, मसूलीपट्टनम में। और इंडोनेशिया इधर था, तो इंडोनेशिया से आया था यहाँ। तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट, पुलिकट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। तो पुलिकट पड़ता है तमिलनाडु में, ज़्यादातर हिस्सा उसका तमिलनाडु में आता है। तो डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट तमिलनाडु में 1610 ईस्वी में, पहला हुआ 1605 में और दूसरा हुआ 1610 में स्थापित किया। जहाँ पर स्वर्ण सिक्के यानी कि पैगोड़ा, स्वर्ण सिक्कों को पैगोड़ा कहा जाता था, उसको ढाला जाता था और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। यानी कि डचों का जो भी व्यापारिक गतिविधि था वो पुलिकट में था। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। और वहीं पर वो फैक्ट्री लगाए थे जहाँ पर वो सोने के सिक्के को ढालते थे, जिसे पैगोड़ा कहा जाता है। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। यानी कि आज जो आपको कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर जो दिखते हैं, जो वेतन के तौर पर काम करते हैं, वो किन की देन है? वो डचों की देन है। भारत में पहली बार डचों ने औद्योगिक वेतनभोगी रखे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कोठी चिंसुरा था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल में डचों का जो भी व्यापारिक गतिविधि रहा, एक आध फैक्ट्री उन्होंने कोचिन वगैरह में खोली, लेकिन उसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। ज़्यादातर उनका हिस्सा जो था ये पूर्वी हिस्से पर ही उनका ज़्यादा फोकस रहा है, और जो भी स्थापित किया है तो वो पूर्वी हिस्से पर ही किया है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कोठी थी चिंसुरा। चिंसुरा में 1653 में, चिंसुरा कहाँ पड़ता है? बंगाल में, एक कोठी की स्थापना की थी, यानी फैक्ट्री की स्थापना की थी। डच कंपनी है कासिम बाजार। कासिम बाजार कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। पटना आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना। पटना में, ढाका में, मालदा में। मालदा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। बालासोर उड़ीसा में स्थापित की थी। जितने भी ये सब फैक्ट्रियाँ हैं, ये सब व्यापारिक केंद्र जो है सब पूर्वी घाट पर ही हैं। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए बेदरा 1759 में बेदरा युद्ध में हो गया। बेदरा कहाँ पड़ता है? बंगाल में ही, चिंसुरा के पास है, जहाँ पर ये फैक्ट्री 1653 में डाली थी, वहीं पर चिंसुरा, वहीं पर युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज एक्चुअली लड़ रहे थे बंगाल के नवाबों के तरफ से। तो 1759 में बेदरा युद्ध में हो गया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों और डचों के बीच 1759 में हुए बेदरा युद्ध में हो गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बाटविया था। बाटविया यानी कि जकार्ता, इंडोनेशिया में। एक्चुअली जो डच आए थे उनका फोकस भारत में नहीं था, उनका फोकस था दक्षिण पश्चिम एशिया की ओर। दक्षिण मतलब ये अगर आप देख लीजिए मैप में देखिएगा, ये अगर इसे आप देखिएगा तो ये हो गया एशिया, और एशिया के हिस्से ये हो गया दक्षिण और सॉरी पूर्वी, पश्चिम नहीं पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण हो गया और पूर्वी, यानी कि इधर जितना भी आपको इंडोनेशिया हो गया या म्यांमार वगैरह, ये सब इलाकों पे इनका ज़्यादा फोकस था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र कहाँ था?
बटाविया में था। बटाविया कहाँ पड़ता है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि बटाविया में इसका प्रमुख प्रशासनिक केंद्र। वहीं से सारी गतिविधियां वो भारत में भी नियंत्रित करते हैं। और भारत में कहाँ था? भारत में था पुलिकट में। भारत में डचों का व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ था? पुलिकट में। और दक्षिण पूर्व एशिया में उनका कहाँ था? बटाविया में, जकार्ता, इंडोनेशिया में। डच भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात करते हैं। सोरा से क्या बनता है? बारूद। नील किस लिए जरूरत था? वहाँ पर कपड़ा को रंगने के लिए नील की जरूरत था। सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। निर्यात यानी कि यहाँ से ले जाते थे। आयात मन होता है लाना, निर्यात मतलब ले जाना। तो डच भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। अंग्रेजों ने 1795 में डचों को पूर्ण रूप से भारत से बाहर कर दिया। डचों को पूर्ण रूप से भारत से बाहर कर दिया। इससे पहले हम पढ़े हैं पुर्तगाल। पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ कोई उस तरीके का झगड़ा नहीं रहा। और बाद में पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह जो है सो इंग्लैंड के राजा के साथ भी हो गया। तो वैवाहिक संबंध हो जाने के कारण वैसे भी पुर्तगालियों से कोई उनकी समस्या नहीं रही अंग्रेजों की। अंग्रेजों की पहली लड़ाई जो है सो पहली लड़ाई कहिए या जो भी लड़ाइयाँ हुई, डचों से हुई। एक आध युद्ध डचों से हुआ और ज़्यादातर किससे हुआ है? ज़्यादातर हुआ है फ्रांसीसियों से। डेनिश से भी न के बराबर हुआ है, फ्रांसीसियों से। एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के युद्ध से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। और फ्रांसीसी और अंग्रेज में ही युद्ध हुआ है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड अब आ गए अंग्रेज 1795 में पूरी तरह, 1759 में वेदरा युद्ध में आंशिक रूप से, और 1795 में पूरी तरह से भारत से बाहर हो गए। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक कंपनी थी। मर्चेंट मतलब था व्यापार करने वाला। तो मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों का एक समूह था, जिसने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से 1599 में कंपनी स्थापित की। 1599 में कंपनी स्थापित की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। प्रारंभ में इसमें 217 साझेदार थे। 217 लोग इसमें पैसा लगाए थे और पैसा लगा कर एक कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में 15 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया। अब एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार होता है कि केवल आप ही वहाँ जाकर व्यापार करेंगे और यहाँ से मतलब इंग्लैंड से कोई और कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर व्यापार नहीं करेगी। आपका एकाधिकार रहेगा। जैसे भारत की कोई कंपनी, मान लीजिए रिलायंस है, उसको नेपाल में जाकर व्यापार करना, तो भारत सरकार से परमिशन लेगी। अब जब भारत सरकार से परमिशन लेगी तो वहाँ जब वहाँ के देश से भी, अब आज के दौर में तो वहाँ के देश से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन पुराने दौर की हम बात किया जाए तो भारत से परमिशन लेके वहाँ चले जाए। अब भारत से कोई दूसरी टेलीकॉम कंपनी, जैसे एयरटेल है या इंडिया है या जो भी कंपनी है, ये भारत से व्यापार करने वहाँ नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं एकाधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार था, जो कि 1816 ईस्वी तक के आसपास रहा है। उसके बाद ये एकाधिकार खत्म हो गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 में आई। अब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, भारत कब आई? 1605 में आई। कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ी बार एग्जाम में पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। लेकिन जब कंपनी भारत आई तो उस समय कौन था? जहांगीर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय जहांगीर का शासन था। यानी कि 1605 में कौन था सम्राट? जहांगीर था। तो जहांगीर के दरबार में काफ़ी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जहांगीर के दरबार में गए और उनसे व्यापार के लिए परमिशन मांगा और उन्होंने दिया भी। तो इसको लेके आगे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए कि कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था, लेकिन जब कंपनी भारत आई उस समय जहांगीर का शासन था। तो आज इतना ही रहने दिया जाता है। इसके बाद अंग्रेज को और आगे हम लोग विस्तृत, ज़्यादातर हमें पढ़ना है अंग्रेज और फ्रांसीसियों को। तो अंग्रेज के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप जब भी देखिए पूरा वीडियो देखिए, शुरुआत से देखिए, कहे कि बीच बीच में अगर कहीं कहीं से देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, कहे कि इसमें ईस्वी सन बहुत ज़्यादा है और अगर सीक्वेंस से ना पढ़ा जाए या ना याद किया जाए तो ये याद वाद होते नहीं हो। काफ़ी एग्जाम में से सवाल पूछे भी जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि इसे रेगुलर देखिए और रेगुलर देख के इसको याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।